शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने बायोमेट्रिक साईं दर्शन पास व्यवस्था बंद करने का फैसला किया है। साईं मंदिर ट्रस्ट ने बायोमेट्रिक पास की जगह सरल साईं दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी है। दरअसल साईं मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2016 में साईं मंदिर ट्रस्ट ने बायोमेट्रिक दर्शन पास व्यवस्था शुरू की थी। इससे श्रद्धालुओं को काफी असुविधा होने लगी थी। उन्हें एक बार साईं दर्शन के पास के लिए घंटों तक कतार में लगना पड़ता था और पास लेने के बाद उन्हें दोबारा मंदिर में दर्शन के लिए कतार में लगना पड़ता था। विदाउट बायोमेट्रिक पास दर्शन व्यवस्था रहेगी। जो भी फ्री जो दर्शन लेना चाहते हैं डायरेक्टली लाइन में लग के वो लोग दर्शन ले सकते हैं। ट्रस्ट के इस फैसले से श्रद्धालुओं में खुशी है। लेकिन आज जो पास खत्म किए हमको बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने खुले दरबार दर्शन देने की सोची सबको जो है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमको पास के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं जाना पड़ रहा है। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में राम भक्तों ने बाइक रैली निकाली। इस यात्रा के दौरान भगवा कपड़े पहने भक्तों ने हाथों में भगवा पताका भी थामा हुआ था। पूरे रास्ते राम भक्त अपने आराध्य भगवान राम के नारे लगाते रहे। पूरा शहर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। सुकमा में मौजूद राजवाड़ा माता मंदिर से शुरू हुई बाइक रैली का समापन भी इसी मंदिर पर हुआ। हिंदू संगठनों की तरफ से 7 अप्रैल को जिला मुख्यालय स्टेडियम में भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर भी शामिल होंगी। यूपी सरकार ने प्रदेश के मठ मंदिरों और धर्मशालाओं को व्यावसायिक टैक्स से मुक्त करने का फैसला किया है। शुक्रवार को अयोध्या में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मठ मंदिरों और धर्मशालाओं से कमर्शियल टैक्स नहीं लिए जाएं। दरअसल अयोध्या नगर पालिका के अयोध्या नगर निगम में तब्दील होने पर अयोध्या के मठ और मंदिरों पर टैक्स का बोझ ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद साधु संतों ने सरकार से टैक्स माफ करने का अनुरोध किया था। सरकार के इस फैसले का साधु संतों ने स्वागत भी किया। पहले स्थिति ये था कि 150, 250, 300 सालाना टैक्स लगता था। जब से नगर निगम हुआ, किसी मंदिरों में 1,20,000, 3 लाख इतना टैक्स साधु कहां से दे पाता। इसके नाते साधु संतों में अपार पीड़ा थी, रोष भी था। अयोध्या नगर निगम के मेयर ने भी इस संबंध में जल्द ही निगम में प्रस्ताव लाने की बात कही। हम लोग इसको जल्द ही सदन में पास करेंगे कि जितने भी मंदिर यहाँ पर हैं, ऐसे 7 से 8 हज़ार के बीच में अयोध्या में मंदिर हैं, हम लोग सभी का टैक्स सदन से माफ करने का प्रस्ताव पास करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दर्शन करने के साथ साथ अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया। अयोध्या पहुंचने पर योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे। उसके बाद सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर निर्माण स्थल देखा और निर्माण संबंधी जानकारी ली। जन्मभूमि परिसर से सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बड़ा भक्तमाल मंदिर पहुंचे और साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद छोटी छावनी जाकर महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। चुनाव में जीत और सत्ता की अपनी दूसरी पारी में योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में शुक्रवार को साधु संतों ने भी हिंदी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर गाजे बाजे के साथ रामकोट की परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। नोएडा के यमुना के तटीय इलाके में कई हजार वर्ग मीटर जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। अथॉरिटी की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। कार्रवाई यमुना के तटीय इलाके के सेक्टर 134 में की गई। यहाँ बनाए गए फार्म हाउस तोड़ दिए गए। नोएडा में कालिंदी कुंज से लेकर असदुल्लाहपुर गांव तक यमुना नदी के तटीय इलाके पर बड़े पैमाने पर कब्जे की शिकायत आई है। इसी पर एक्शन हो रहा है। यहाँ भूमाफिया जमीन कब्जा कर उसे फार्म हाउस बनाने के लिए ऊंची कीमत पर बेचता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी भूमाफिया को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है।
रीवा के सिरमौर इलाके में प्रशासन ने एक दिन में 3 अपराधियों के घर और दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया। इन अपराधियों के नाम पर कई थानों में लूट, रेप, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध दर्ज है। आरोप है कि तीनों अपराधियों ने काली कमाई से संपत्ति बना रखी है। महिला अपराध से संबंधित और भी दूसरे तरह के जो माफिया और अपराधों से संबंधित लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके द्वारा कमाई की संपत्ति को नष्ट नाबूद कर दिया जाए। उसी क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक आईजी साहब, डीआई साहब के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और प्रशासन के साथ मिलकर ये कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी के नक्शे कदम पर शिवराज सरकार ने विंध्य इलाके में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने और इसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का आदेश दे रखा है। बताया जा रहा है कि रीवा में पुलिस ने कई अपराधियों की लिस्ट बना रखी है, जिनकी संपत्ति को जल्दी ही जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ है और बताया जा रहा है कि कई अपराधी अंडरग्राउंड हो गए हैं। चुनाव हार जाने के बावजूद जी श्रीनिवास अपना चुनावी वादा पूरा कर रहे हैं और ओडिशा के मलकानगिरी जिले में अपने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू हो गया है। यह अपने आप में मिसाल है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान किए वादे को चुनाव हारने के बाद शायद ही कोई पूरा करता हो। कांग्रेस के टिकट पर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले जी श्रीनिवास ने पानी की कमी वाले इस इलाके में ट्यूबवेल लगाने का भरोसा दिया था। हालांकि चुनावी नतीजा उनके हक में नहीं रहा, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपए देकर ट्यूबवेल का काम शुरू करवा दिया है। इस इलाके में पीने के साफ पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। आरोप है कि ट्यूबवेल के लिए प्रशासन को कई बार अर्जी दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह से लोग अरसे से परेशान थे। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही से इस इलाके में कई ट्यूबवेल भी खराब पड़े हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों को तसल्ली है, क्योंकि पीने के पानी के लिए अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। शिक्षक की शानदार मुहिम, जिसकी तारीफ हर तरफ की जा रही है। नरेश कुमार मगनलाल मेहता जो सूरत के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इन्होंने एक अभियान चलाया जिसे वो बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। नरेश कुमार मगनलाल मेहता उन लड़कियों को घर घर जाकर पढ़ाते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 2015 से जो बेटियां स्कूल पर जाती नहीं है, पढ़ाई छोड़ दी है, वही लड़की को मैं पढ़ाना शुरू किया। पहले 5 लड़के शुरू किया 2015 में। मोदी सरकार का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, उससे प्रेरणा लेकर पढ़ाना शुरू किया और 6 साल में 512 लड़कियां के जो स्कूल छोड़ चुकी थी, स्कूल जाती नहीं थी, उसको 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलतापूर्वक पास करवाया है। नरेश कुमार का ये मानना है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने में जुटे हैं। वो लड़कियों से फीस नहीं लेते और उन्हें किताबें भी फ्री में ही दिलवाते हैं। और बड़ी बात ये है कि परीक्षा के वक्त वो लड़कियों को खुद स्कूल भी ले जाते हैं और परीक्षा भी दिलवाते हैं। और बात करेंगे अब नवरात्रों की। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना आज की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भी भक्तों की कतार देखी जा रही है। आज से शुरू हो गया चैत्र नवरात्र। सज गए माता के दरबार, मंदिरों में बजने लगी घंटियां, होने लगे शंखनाद। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आज से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। मंदिरों और घरों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसके लिए मिट्टी का घड़ा, कलावा, जटा वाला नारियल, गंगा जल, लाल कपड़ा, मिट्टी का दीपक, मौली, रोली और अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के मुताबिक शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक आज सूर्योदय से लेकर सुबह 11:28 तक का समय कलश स्थापना के लिए काफी शुभ है। नवरात्र में अखंड दीप रखने की भी परंपरा है, जिसकी ज्योत 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है।
मां दुर्गा के आशीर्वाद से भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ज्ञान और सम्मान का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।